वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपने पिछले कई वीडियो से, उन टॉपिकों में हम आपको सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। जिन भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आप सीक्वेंस से वीडियोस को देख सकते हो। जब तक आप लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखोगे, आपको ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे। फिर भी अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, बट जरूरी यही है कि आप पिछले वीडियोस को क्रम से जरूर देख लें। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में आपको उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण के सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस। देखो, उत्प्रेरण के सिद्धांत में क्या चीज है, इसको ध्यान से समझना। देखो, हमने आपको बताया था कि रिएक्शन है, उसमें कोई कैटलिस्ट डालेंगे तो जो रिएक्शन की स्पीड है, या तो वो स्पीड में तेज हो जाएगी या फिर वो धीमी हो जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन का जो वेग है या जो अभिक्रिया की जो दर है वह बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो उन पदार्थों को हम बोलते हैं उत्प्रेरक और इस घटना को बोलते हैं कैटालिसिस। तो अब यहाँ बात आ रही है कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ जाती है। तो आपने ये भी सीखा हुआ है कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। ये तो मेन लॉजिक था, बट यहाँ पर हम उसकी मैकेनिज्म को बताने के लिए कि उत्प्रेरक काम कैसे करते हैं, उत्प्रेरक की फंक्शनिंग कैसी होती है, इसको बताने के लिए हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरण के सिद्धांत। देखो, उत्प्रेरण के हमारे पास कुल दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और दूसरे का नाम होता है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत हमारे पास दो हैं, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, और आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत को हम बोलते हैं मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले हम आपको पहले वो क्वेश्चन बता देते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है। देखो, पेपर में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया या किस सिद्धांत का वर्णन किया गया, उल्लेख करो। मतलब हम लोगों को क्या कहा गया है, समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करो। अब देखो, हम आपको समांगी उत्प्रेरण सिखा चुके हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस सिखा चुके हैं। आपको बताया था कि अगर हमारे अभिकारक और हमारे उत्प्रेरक, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, अगर ये समान होती है तो हम इसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए जो सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है, उस सिद्धांत का नाम होता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लीमेंट और डिसोरम्स। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग किस उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकेंगे, याद रखिए, समांगी उत्प्रेरण की। होमोजीनियस कैटालिसिस की एक्सप्लेनेशन के लिए हम जिस सिद्धांत को अप्लाई करेंगे उस सिद्धांत का नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। देखो, ये बहुत सिंपल थ्योरी है और इससे सिंपल थ्योरी हमें नहीं लगता कि कोई भी है। बस आप ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप इस थ्योरी को लिखोगे और आप सही एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपका ये मार्क्स कट सकता है। तो देखो, हम इसको कैसे लिखते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि हमारे पास A प्लस B, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। ये हमारे क्या है, अभिकारक है, और इन अभिकारक से रिएक्शन हो रही है तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है D। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं उत्पाद। ये हमारी कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में हमारा जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो कौन सा है, C। ये हमारा C क्या है, उत्प्रेरक है। तो देखो, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहता है कि जो अभिकारक होते हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में होता है कि जो अभिकारक होता है, देखो ध्यान से समझना, ये जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है ये एक तरह से एजम्पशन है, हाइपोथेटिकल थ्योरीज हैं, और इस थ्योरीज से हमारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं, इसलिए हम इन थ्योरीज को यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमने क्या बोला कि हमारे जो अभिकारक हैं वो आपस में रिएक्शन करके उत्पाद में बदल रहे हैं। कैटलिस्ट कौन सा है, C है।
तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहता है कि ये जो अभिक्रिया है यदि वो समांगी उत्प्रेरण टाइप की है, समांगी उत्प्रेरण का मतलब है इनकी भौतिक अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था और उत्पाद की भौतिक अवस्था अगर एक जैसी है तो क्या होता है कि अभिकारक सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करता है। देखो ये अभिक्रिया दो पदों में हो रही है। अभिकारक सबसे पहले कैसे रिएक्शन कर रहा है? उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अभिकारक है, इट मींस जो ए है, वो सबसे पहले किससे रिएक्शन करेगा? सी से रिएक्शन करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एसी। ये कोई नया कंपाउंड है, ये उत्पाद नहीं है, ये कोई नया कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड या माध्यमिक यौगिक का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। यहां पर पहले स्टेप में अभिकारक ने किसके साथ रिएक्शन करी? कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करी और कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके एक माध्यमिक यौगिक बना लिया। इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो माध्यमिक यौगिक हमारा बन गया, ये फिर से एक नए अभिकारक के साथ रिएक्शन करेगा। ये हमारा जो माध्यमिक यौगिक है, इसकी रिएक्शन फिर से होगी, किससे? नए अभिकारक से होगी। मान लिया वो अभिकारक बी है, दिया भी है, तो रिएक्शन से अब हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? सपोज यहां डी की जगह बेहतर होगा आप इसको मान लीजिए ए बी। ये आपको समझाने में आसानी रहेगी। हमने ए प्लस बी की रिएक्शन कराई तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ए बी। तो यहां पर माध्यमिक यौगिक जो बी से रिएक्शन करेगा, ये दूसरे अभिकारक से जो क्रिया करेगा, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ए बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद, या मींस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। और सी हमारा वापस आ जाएगा। और सी क्या चीज थी? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब जितना हमने लिया था उतना ही उत्प्रेरक क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को लिखते हुए हम अपना अगर भाषा को बोले तो हम क्या भाषा लिखेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए क्लीमेंट तथा डिसोरम्स ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस सिद्धांत को हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समांगी उत्प्रेरण वाली अभिक्रियाएं दो पदों में पूर्ण होती हैं। प्रथम पद में अभिकारक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, जबकि द्वितीय पद में बनने वाला यह माध्यमिक यौगिक अन्य अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तथा उत्प्रेरक अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इस सिद्धांत को हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद आपको एक उदाहरण एबीसी वाला देना है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि रिएक्टेंट क्या है? AB, कैटलिस्ट क्या है? C और प्रोडक्ट क्या है? AB। दो स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टेंट A रिएक्ट विद कैटलिस्ट C एंड फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स का, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का। उसका नाम क्या होगा? AC। और AC का फिर रिएक्शन होगा, तब जाकर के बनेगा प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हमारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल को अगर हम रियल एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहां पर कौन सा उदाहरण ले लेंगे? हम यहां पर ले रहे हैं उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की लेड कक्ष विधि याद आ रहा होगा शायद आपको। लेड कक्ष विधि या जिसको चैम्बर प्रोसेस कहते हैं या जिसको हम शीश कक्ष विधि भी कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आती है? समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। आप बताओ समांगी उत्प्रेरण में होता क्या है? SO2 की रिएक्शन O2 से होती है और हमको मिलता है SO3 और फिर ये जल के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में सिखाया था। और इसमें कैटलिस्ट कौन होता है? NO। ये हमारी मेन रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन की अगर हम व्याख्या करें तो पता चलेगा ये दो स्टेप में होती है। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या होगा? जो हमारा अभिकारक है O2, ये रिएक्शन करेगा किससे? उत्प्रेरक से, और हमको
एक नया पदार्थ मिलेगा जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। उस माध्यमिक यौगिक का नाम है NO2। ये हमारा क्या बन गया? माध्यमिक यौगिक। अब स्टेप 1 में जो हमको माध्यमिक यौगिक मिला, अब उसकी रिएक्शन हम स्टेप 2 में कराएंगे। ये जो माध्यमिक यौगिक हमारा मिला था, इसकी रिएक्शन होगी दूसरे रिएक्टेंट से, और दूसरे रिएक्टेंट से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट, उत्पाद मिलेगा। ये हमारा उत्पाद है, और हमारा जो उत्प्रेरक है वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। उत्प्रेरक हमारा वापस आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अभिकारक ने उत्प्रेरक से क्रिया करके पहले तो एक माध्यमिक यौगिक बनाया, और फिर उस माध्यमिक यौगिक ने दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण किया, और उत्प्रेरक अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया। तो इस सिद्धांत को हम बोलते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो देखो, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को जब आप अपनी कॉपी पर लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए क्लीमेंट और डिसोरम्स ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में अभिक्रिया 2 पदों में होती है। पहले पद में अभिकारक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। उसके बाद माध्यमिक यौगिक पुनः अन्य अभिकारक से क्रिया करके न केवल उत्पाद में बदलता है, बल्कि उत्प्रेरक अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। ABC वाला एग्जाम्पल दे करके लिखोगे, उसके बाद एक वास्तविक एग्जाम्पल लेकर के लिखोगे, और तब जाकर के हम फिर बात करते हैं इसकी सीमाओं की, कि इस सिद्धांत की सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो देखो, इस सिद्धांत की लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन इसी चीज की है कि यह सिद्धांत केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकता है। केवल होमोजीनियस कैटालिसिस में इसकी एक्सप्लेनेशन आती है। हिट्रोजीनियस कैटालिसिस की एक्सप्लेनेशन इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं अगर क्यों नहीं की जा सकती है, तो आप याद रखिएगा, माध्यमिक यौगिक होमोजीनियस में तो बन सकता है, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, गैस गैस से रिएक्शन होगा तो कुछ एक अन्य प्रोडक्ट बन जाएगा। अब गैस की रिएक्शन जनरली सॉलिड से हर जगह नहीं होती है, हर बार नहीं होती है, तो हम ये कहते हैं कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से हम केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या कर पाते हैं, विषमांगी की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। एक तो कमी ये हो गई, और दूसरी एक और कमी है कि इस सिद्धांत से हम ना तो वर्धक की व्याख्या कर सकते हैं, ना ही विष की व्याख्या कर सकते हैं। आपको बताया था कि वर्धक क्या होते हैं और विष क्या होते हैं। जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्धक, और जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे उनको कहते हैं विष। तो वर्धक की व्याख्या भी नहीं होती है और विष की व्याख्या भी इस सिद्धांत से तो नहीं होती है। तो ये इसकी 2 लिमिटेशन है। तो आप पहले भाषा, फिर ये उदाहरण, फिर ये उदाहरण, और उसके बाद उसकी लिमिटेशन लिखोगे, तब जाकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अधिशोषण सिद्धांत की, या आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत की। ये सिद्धांत क्या है, आइए हम इसको ऊपर साइड में देखते हैं। जो सिद्धांत, देखो हमारे जो सिद्धांत का नाम है वो क्या है, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। देखो, आपने इससे ठीक पहले हमने जस्ट अभी भी बताया कि हम समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए जो सिद्धांत पढ़ते हैं उस सिद्धांत का नाम क्या होता है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए कौन सा सिद्धांत काम आता है। तो आपसे पेपर में यह भी पूछा जाता है कि विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए कौन सा सिद्धांत होता है, एक्सप्लेन करिए या वर्णन करिए। तो आप याद रखिए कि विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं उस सिद्धांत का नाम होता है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। सबसे पहले आप आधुनिक अधिशोषण को थोड़ा सा समझिए, उसके बाद फिर हम आपको ये सिद्धांत बताते हैं। देखो, ये जो भी समरी लिखी हुई है, समरी लिखी हुई है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप आराम से 1-1.5 पेज में उसको आप नोट्स बना करके लिखिएगा। पहले आप समझिए, वरना ये सब चीजें आपको लिखने से समझ में नहीं आएंगी। पहले आप सुनिए, समझिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा। देखो, आप सबसे पहले ऐसा समझो, हमारे पास एक ब्रेंच है, या समझ लो कि लोहे का एक टुकड़ा है। आप उस लोहे के टुकड़े पर थोड़ा सा पानी फेंक दो, तो आप देखो वो टुकड़ा जो होता है वो केवल लोहे की टुकड़े की सतह पर रहता ना। अब थोड़ी देर के लिए एक और एग्जांपल देखो, आप एक रुई लो, रुई कॉटन, और उस रुई में पानी थोड़ा डालो, तो रुई का पानी सरफेस पर तो ठीक है जैसा कुछ भी है,
सारा का सारा पानी अंदर क्या है, अंदर घुस जाता है, हो जाता ना। तो ये दो चीजें आप देखते हो, एक जो चीज सरफेस पर है उसको बोलते हैं अधिशोषण, इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन, इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन, या जिसको हम बोलते हैं अधिशोषण। और एक हमने बताया ना अंदर तक चला गया, ये केवल कहां पर हो रहा है, सरफेस पर, सतह पर। और जब पूरे अंदर चला गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण, इसको इंग्लिश कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो इन दोनों चीजों का आपको मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि जो सरफेस पर हो उसको बोलते हैं अधिशोषण, और जो वॉल्यूम में हो, अंदर तक चला जाए, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। हम अवशोषण की बात तो यहां करने वाले नहीं हैं, तो आपका सारा का सारा शब्द क्या है, अधिशोषण, एक चीज। दूसरी चीज आप याद रखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि जो उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक के इनसाइड, अंदर की तरफ जो भी परमाणु रहेगा वो चारों तरफ से परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। मतलब अंदर के परमाणु की सारी वैलेंसी, सारी संयोजकताएं पूर्ण हैं, मगर जो सरफेस पर होगा उसको दाएं बाएं नीचे तो परमाणु मिल जाएंगे, मगर ऊपर की तरफ परमाणु नहीं मिलेगा। इस तरह से उसकी वैलेंसी अधूरी रहेगी, और इसको हम बोलते हैं मुक्त संयोजकता। आप पढ़ के देखिएगा, हमने सक्रिय केंद्र जब बताया था वहीं पर यह चीज समझाई होगी कि सक्रिय केंद्र और मुक्त संयोजकता एक ही चीज है। मुक्त संयोजकताएं स्पेशल होती हैं, उनकी एक्टिविटी या एक्टिवनेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम उन्हीं मुक्त संयोजकताओं को उनकी एक्टिवनेस की वजह से सक्रिय केंद्र कहते हैं। तो दूसरा, पहली चीज ध्यान रखिए, सरफेस पर होने वाला फिनोमेना क्या कहला रहा है, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। अधिशोषण जब सरफेस पर क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्टिव साइट्स, उसकी सक्रिय केंद्र होने की वजह से, मुक्त संयोजकताएं होने की वजह से उस पर अणु आकर के जुड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अधिशोषण। तीसरी चीज ध्यान रखिए, अधिशोषण में दो तरह से अणु जुड़ते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास लोहे की एक ब्रेंच है, उस पर हमने थोड़ी देर के लिए सोचो उसके ऊपर से पानी डाल दिया, तो जो पानी है वो उस ब्रेंच से जुड़ गया, ठीक है, मतलब उस ब्रेंच पे चिपक गया। अब अगर हम ऐसे बेंच को लुढ़का देंगे तो पता चला वो सारा का सारा पानी कहाँ हो गया, बह गया, नीचे निकल गया। तो इसका मतलब पानी ने और ब्रेंच ने जो बॉन्ड बनाया था वो हल्का बॉन्ड था। तो जब हल्का बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल बॉन्ड, या जिसको हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल बंध। और आप देखो, अगर आप उसी लोहे की ब्रेंच पर ग्रीस लगा दो तो मतलब ग्रीस भी उसके सरफेस से चिपकी हुई है, मगर आप देखोगे यार इस ग्रीस को छुटाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मतलब ग्रीस और ब्रेंच के जो बीच में जो बॉन्ड बना वो केमिकल टाइप का बॉन्ड हो गया, तो वो कह सकते हैं रासायनिक बंध। तो अगर भौतिक बंध बना हुआ है, मतलब वॉन्डरवॉल बंध बना हुआ है, तो ऐसा अधिशोषण कहलाता है भौतिक अधिशोषण, या जिसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब रासायनिक बंध बनता है तो ऐसा अधिशोषण कहलाता है केमिजॉर्प्शन, या जिसको बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। देखो, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण, अवशोषण, सक्रिय केंद्र, ये हमने आपको डिस्कस डिटेल में नहीं किए हैं, मगर हमारी जरूरत थी इसलिए हमने आपको सिखा दिया है कि लोहे की ब्रेंच पर पानी डालने पर वह सरफेस पे जाता है, अंदर नहीं जाता, अधिशोषण। रुई में पानी डालने पर वो अंदर तक चला जाता है, अवशोषण। अधिशोषण अगर हल्के बॉन्ड से बना हुआ है, जो आसानी से टूट सकते हैं, जो आसानी से अलग हो सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। और अगर रासायनिक बंध जुड़ गए हैं एक दूसरे से तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसीजर होता है, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। क्लियर है, इसमें ऊष्मा निकलती है। ये सारी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं आती थी इसलिए हमने आपको बता दिया। अब हम यहां पर वो सारी चीजें लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, आपको फटाफट चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले याद रखिए कि विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए हम जिस सिद्धांत को पढ़ते हैं उस सिद्धांत का नाम होता है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के लिए 4 स्टेप होते हैं। इस सिद्धांत में मुख्य तौर पर 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि उत्प्रेरक की जो सतह है
उस पर होते हैं सक्रिय केंद्र। अभिकारक के अणु उसके ऊपर आते हैं, ढेर सारे अणु आते हैं, उसको बोलते हैं विसरित होते हैं और सक्रिय केंद्र पर जाकर के अधिशोषित हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, एक उदाहरण के लिए, आपने क्रिकेट का स्टेडियम देखा हुआ है? बोलोगे हाँ देखा हुआ है। तो क्रिकेट के स्टेडियम में कुर्सियां होती हैं, तो क्रिकेट का स्टेडियम है उत्प्रेरक, जो कुर्सियां हैं वो हैं सक्रिय केंद्र। अब क्रिकेट के स्टेडियम में मान लो हमने कह दिया कि 1000 व्यक्तियों को बैठने की जगह है, हमने 5000 व्यक्तियों को अंदर घुसेड़ दिया, तो अब आप बताओ वो 5000 व्यक्ति पहले तो इधर उधर भागेंगे, उसको बोलेंगे कि विसरित हो रहे हैं। स्टेडियम मतलब कैटलिस्ट, व्यक्ति मतलब जो अभिकारक है, वो उस पूरे स्टेडियम में फैलेगा, तो हम बोलेंगे कि जो अभिकारक के अणु हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर विसरित हो रहे हैं और उनमें से कुछ लोग उन सीटों पर बैठ जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो बैठ गए ये हो गए अधिशोषित। सक्रिय केंद्र पर जो बैठ गए उसको हम क्या बोलेंगे? अधिशोषित। तो क्या होता है? अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर सबसे पहले विसरित होते हैं और उसके बाद कुछ अणु उसके सक्रिय केंद्रों पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। यह होता है स्टेप नंबर 1, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। ये अधिशोषण हो गया। बाकी जो अधिशोषित नहीं हो पाए वो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, चलो खाली करो स्टेडियम, जितने बैठ गए हैं हम उतने को ही बैठा लेंगे। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में बाकी लोगों को हमने बाहर कर दिया। अब बात केवल किसकी हो रही है? जो अणु कुर्सियों पर बैठ गए। अब मैच होने में टाइम है, तो जब मैच होने में टाइम है तो ऐसा तो है नहीं कि आप गूंगों की तरह बैठे रहोगे। क्या करोगे? आप पड़ोसी से जो भाई साहब आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आई मीन समथिंग, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन जनरली आपने किया होगा। तो कुछ ऐसा ही यहां होता है कि जो अणु अधिशोषित हो गए, अब होता क्या है कि उन अणुओं के बीच में आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है। अब आप कहोगे इंटरेक्शन क्यों होता है? देखो समझना, ये हमारा उत्प्रेरक है और इसकी जो नोक लगी हुई है ये इधर वाली, ये क्या है? सक्रिय केंद्र। क्या है ये? सक्रिय केंद्र। अब इस सक्रिय केंद्र पर हमारे अभिकारक अणु आएंगे और बैठेंगे। ये कुर्सियां हैं स्टेडियम की, इन कुर्सियों पर कौन बैठने वाले हैं? अभिकारक के अणु। तो मान लो हमारा एक अणु बैठ गया यहां ए और एक अणु बैठ गया बी। बैठ गया मतलब अधिशोषित हो गया, मतलब स्टेप नंबर 1 हो गया। अब होगा क्या? ये ए और बी एक दूसरे से अपना नाम हम पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या है? बोलेगा बी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा बोलेगा ए। मतलब इनकी दोस्ती हो जाएगी। तो यहां पर आप ऐसा समझो कि जो अधिशोषण हुआ है, तो ये जो अधिशोषण होता है ये ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा निकल रही है और ऊष्मा निकलने की वजह से जो ए के अंदर बॉन्ड होंगे, ए के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो वीक हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे और वो बॉन्ड टूट जाएंगे। इसी तरह से जो बी के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड भी वीक होंगे और उनके अंदर के बॉन्ड टूट जाएंगे और इस तरह से ए भी सक्रिय हो जाएगा और बी भी सक्रिय हो जाएगा और फिर जब इनके बीच में बात होगी तो इनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाएगी और वो दोस्ती कुछ इस तरह से होगी कि ए और बी आपस में कनेक्ट हो गए। तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा बना है ये क्या कहलाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसको बोलते हैं सक्रियण जटिल। इनके बीच में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई और अब ये इनके घर जा सकते हैं, ये इनके घर जा सकते हैं। इट मींस अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। तो ये ए और बी इनका कॉम्बिनेशन हुआ और इस तरह से ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रियण जटिल। तो यहां स्टेप नंबर 2 हो गया। अब सक्रियण जटिल हो गया, ये एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो सक्रियण जटिल है उनसे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। अब ये उत्पाद क्या बनेगा? एक उत्पाद बनेगा, मान लो इनकी रिएक्शन से सी उत्पाद बनेगा और एक उत्पाद बनेगा मान लो डी। ये सी और डी उत्पाद बन गया। ये स्टेप नंबर 3 है। पहले स्टेप में अधिशोषण हुआ, दूसरे स्टेप में सक्रियण जटिल बना, तीसरे स्टेप में वो सक्रियण जटिल अस्थायी था, वो अस्थायी होने की वजह से टूट गया और टूटने के बाद क्या बन गया? उत्पाद। और ये जो उत्पाद इस पर जुड़े थे, अब ये वो वाले बॉन्ड तो थे नहीं जो ए और बी के थे, ये तो फर्जी उत्पाद वाले हैं। तो ये कहेंगे मैच खत्म हो गया, अब हम छोड़ के जा रहे हैं। तो सी और डी अलग हो जाते हैं, उत्प्रेरक वापस आ जाता है। उत्पादों का अब उत्प्रेरक की सतह को छोड़ना, इसको क्या कहते हैं? विशोषण। ध्यान से सर छोड़िएगा, इसको बोलते हैं विशोषण या जिसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। सतह पर जुड़ना अधिशोषण, सतह से हटना विशोषण। विशोषण किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है, उत्पाद का होता है। और सक्रियण जटिल क्या चीज है? ये हमने आपको बता दिया। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ? अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हुआ। उसके बाद दूसरे स्टेप में
यहां पर लिखोगे अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसलिए ए और बी के बॉन्ड कमजोर हो गए, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने के बाद एक सक्रियण जटिल बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ कि जो सक्रियण जटिल था वो अनस्टेबल था, अस्थायी था, इसलिए वो उत्पाद में बदल गया और फिर वो जो उत्पाद था वो उत्प्रेरक की सतह को छोड़ करके अलग हो गया, मतलब विशोषित हो गया और उत्प्रेरक अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ गया। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी और 1 2 3 4 स्टेप बार बार होते रहेंगे और इस तरह से हमारे अभिकारक लगातार किसमें बदलते रहेंगे, उत्पाद में बदलते रहेंगे और इस पूरे सिद्धांत को हम बोलते हैं अधिशोषण सिद्धांत या आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। और इस सिद्धांत से हम विषमांगी उत्प्रेरण की भी व्याख्या कर सकते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इससे हम उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, इसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। क्यों, आपको बताया था कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा दे, सरफेस एरिया बढ़ा दे। तो बताओ, सरफेस की बात, सक्रिय केंद्रों की बात इसी सिद्धांत में तो करी गई है, तो उत्प्रेरक वर्धक की व्याख्या इससे हो सकती है। ठीक है। उत्प्रेरक विष में क्या होता है, सक्रिय केंद्र की जगह पे कौन बैठ जाता है, विष बैठ जाता है। तो जब ए और बी बैठ ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी। तो सेम टू सेम यहां पर क्या चीज है, उत्प्रेरक वर्धक की व्याख्या हो सकती है, उत्प्रेरक विष की व्याख्या हो सकती है। अधिशोषण सिद्धांत से हम विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकते हैं और समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या के लिए तो हमारे पास माध्यमिक यौगिक सिद्धांत तो है ही। तो इन दोनों सिद्धांत से हम उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे ये दोनों सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों ने ये टॉपिक समझ में आ गया होगा वो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजा करें। अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए और रेगुलरिटी से पढ़ाई करते रहिए। आने वाले समय में आपके टेस्ट जब हम लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जो भी बच्चे सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं उन सभी को मजा आ रहा होगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो आप कमेंट जरूर करिए, जैसा कुछ भी आपको अनुभव हो वो ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको केमिस्ट्री के साथ कितना इंटरेस्ट आ रहा है और जो भी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अनुसार मैं इम्प्रूवमेंट करता चलूँ। थैंक यू वेरी मच।